हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। देखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो दिल्ली का इलेक्शन है, बट वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है। बट पूरा न्यूज़पेपर में आज वही कवर किया गया है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से निकले नहीं है। एक और पॉइंट ये रहता है कि सैटरडे में जो है इतना ज्यादा न्यूज कवर भी नहीं करते ये लोग। जैसे एडिटोरियल पेज आपको एक दिखेगा, टेक्स्ट वाला पेज नहीं आएगा। तो इतना कुछ खास आर्टिकल नहीं है, तो कुछ और आर्टिकल्स हम बाहर से डिस्कस करेंगे। एंड जैसा भी एक आर्टिकल है, 5 एयर इंडिया क्रू मेंबर डिटेन्ड एट जूरिच एयरपोर्ट। तो ठीक है, ये मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है उस हिसाब से ठीक है, बट एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो वैसा है, तो हमारा जो टाइम है बहुत प्रीशियस है, तो वही कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे अभी ओलेट का एग्जाम आ रहा है, एनएल सेट का एग्जाम आ रहा है, क्लैट का दिसंबर में आने ही वाला है, नेक्स्ट मतलब अब इस साल के एंड में। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि क्रिमिनल लॉ जो अभी चेंज हुए हैं ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ऑफ बीएनएस और ये सब होनी चाहिए सेक्शन के वजह से। प्लस करंट अफेयर में देखो, वो लीगल के लिए होनी चाहिए बेसिक नॉलेज, पर करंट अफेयर के लिए भी यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स अबाउट दीज क्रिमिनल लॉ। तो वो अभी हम आज कवर करते हैं। एंड इसको जिन्होंने नोट्स पहले बना रखे हैं कहीं से तो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया है वंस फॉर ऑल इसको बना लीजिएगा, ठीक है। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई न्यू क्रिमिनल लॉज हैं क्या और क्या पुराने में चेंज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें न्यू क्रिमिनल लॉ की इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वो सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, पूरा आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि न्यू क्रिमिनल लॉज में आपको पता है कि हमारे देश के पुराने कुछ लॉज को बदला गया है। जैसे कि इंडियन पीनल कोड जो है वो अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता, जिसको बीएनएस बोलते हैं, ठीक। फिर एक बना है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो था वो अब बन गया है बीएनएसएस। और इंडियन एविडेंस एक्ट आपका जो है वो बन गया है बीएसए। अब आपने बहुत जगहों पे बीएनएस 2, बीएनएसएसएस 2 ये भी सुना होगा। तो देखो, वो क्या हुआ था, वो हुआ ये था कि पहले हमारी गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी, उस बिल में काफी सारी चेंजेस बताए गए थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। फिर उस बिल को वापस करके नया बिल आया था, उसको BNS 2 ऐसे करके बोलते थे, नाम वही है। और अब तो ये एक्ट बन चुका है, ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब ये बिल नहीं बचा, अब तो ये एक्ट है। तो वो 2 में कंफ्यूज नहीं होना, वो क्यों है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखो, कानून पहली चीज तो समझ लेते हैं कि बदले क्यों गए। सिंपल सी बात है, ये जितने क्रिमिनल लॉज हैं ब्रिटिशर्स के जमाने के लॉज हैं, और बहुत सारे लॉज ना आप प्रेजेंट डे सोसाइटी में नहीं एप्लीकेबल हैं। मतलब अब उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी ही, और आज नहीं, बहुत पहले से थी। गवर्नमेंट ने अब जाके इसको एनालिसिस किया, समझा, ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर ये आज से 10-15 साल पहले ही बदल गए होते ना, तो भी बहुत सही था। दूसरी पॉइंट यहाँ पे इसको चेंज करने का ये है कि अगर आप आईपीसी जब पढ़े होंगे, या अगर आपने कभी देखिएगा पुराना उठा के, तो बहुत सारे पनिशमेंट की सजा कभी 50 रुपए, कहीं 100 रुपए, 150 रुपए, इस तरीके की होती थी, फाइन जो होता था। बट एक्चुअल में अगर प्रेजेंट डे से आप इसको कंपेयर करो, आज से अगर आप इसको सोचो, तो इसका आपको मतलब वैल्यू नहीं है। उस समय 50-100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, बट अब उसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब दीज आर सम मेजर इश्यूज जिसकी वजह से इनको चेंज किया। समय की डिमांड थी, करना ही करना था। कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आईपीसी में 302 जो है वो पनिशमेंट ऑफ मर्डर बताता था। अभी भी मर्डर है बीएनएस के अंदर, बट सेक्शन 101 में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब इतना ये मत सोचेगा कि जिन्होंने पहले पढ़ रखा था बस वही सब सही है, अब नहीं पढ़ने से नए वाले से कुछ नहीं होगा। देखो, सेक्शन ही बदल गए, सेक्शन बदल गए। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया मर्डर किस में, आपको 302 याद है, बट यहां तो 101 में, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 420 आपने सुना होगा इंडियन पीनल कोड में, चीटिंग वाला जो होता है, वो सेक्शन 316 में आ गया है। सेक्शन 144 जो धारा 144 लागू हो जाती है, वो सेक्शन 187 कहलाएगा आपका बीएनएस के अंदर। सेक्शन 121 जो वेजिंग वॉर, अटेम्प्टिंग द वेज वॉर और अबेटिंग वेगिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नाउ बी कॉल्ड सेक्शन 146। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी जो डिफेमेशन से करता है डील, वो अब 354 ऑफ द न्यू लॉ है। सेक्शन 376 डीलिंग विथ रेप अंडर द आईपीसी is now section 63 and 64 related to punishment, while section 70 deals with the offense of gang rape, ठीक है। तो पॉइंट ये कि मतलब these are some basic sections जो आपको पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज इसको नोट्स में डाल देना। ये ऐसे सेक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई फले में कब था, अब क्या है, ऐसा वैसा, बहुत बेसिक चीजें हैं। फिर और जानते हैं थोड़ा सा बीएनएस के बारे में। अभी हम सबसे पहला वाले के बारे में जान रहे हैं, क्या नाम है इसका, BNS 2 बोल रहे हैं बहुत लोग इसको, अदरवाइज ये क्या है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ठीक।
2 क्यों बोल रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब देखो पहली चीज ये समझ लो, क्रिमिनल लॉज के ऊपर कानून बनाने का अधिकार ना कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। देयर इज स्टेट लिस्ट, देयर इज कॉन्करेंट लिस्ट, देयर इज सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी चीजें होंगी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब समय के साथ गवर्नमेंट को नीड फील हुई कि यार क्रिमिनल लॉज बदलने चाहिए, तो प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर सिंह के अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी और कहा गया था कि इनको चेंज करने के लिए लेके आइए लॉज, और फिर वो आपकी सारी चीजें बदल के सामने आई हैं। क्या क्या चीजें इसमें आपको बदलते हुए नजर आई न्यू बीएनएस के अंदर? सबसे पहली चीज, कॉलोनियल लेगेसी खत्म हो गई, ब्रिटिशर्स के लॉज हम फॉलो कर रहे थे, अब नहीं है भाई, अब हमारा अपना है, ठीक है। दूसरा, सेडिशन हटा दिया गया है। सेडिशन को अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अलग तरीके से मिसयूज करती थी, तो सेडिशन को हटा दिया गया है। पेंडेंसी एंड डिले, देखो आईपीसी के अंदर ना बहुत सारे डेफिनेशंस जो है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती थी या वेग टाइप की होती थी, जिसकी वजह से केसेस बहुत समय तक पेंडिंग पड़े रहते थे, तो वो भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख के क्लियर कर दिया गया है। कन्विक्शन रेट भी कम थी, क्योंकि भाई टेक्निकलिटीज इतनी थी, उस वजह से घुमा देते थे वकील जो है आपके हमारे जैसे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती थी। लो कन्विक्शन रेट मैंने आपको बताया। अब एक चीज, जो एक सेंटेंस बहुत यूज हो रहा है कि अमित शाह जी ने भी बोला था कि हम रिट्रीब्यूटिव टू रिस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ बदल रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं इस नए बीएनएस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? देखो पहले जो है ना आईपीसी का मेन फोकस होता था क्रिमिनल को पनिश करना, बट अब यहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो नया लॉ है ना इसका मेन पर्पस है क्रिमिनल को पनिश नहीं करना, क्रिमिनल को सुधार करने की गुंजाइश देना, मतलब सुधारने का प्रयास करना। अगर उस तरीके का कोई क्राइम किया जिसमें चांसेस हैं कि वो बदल सकता है, तो उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगले के ऊपर, नहीं अभी तो बीएनएस ही चल रहा है ना। हाँ, अब बीएनएस के कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, BNS retains the provision of IPC which criminalize acts such as murder, abetment of suicide, assault and causing grievous hurt, ठीक है। इसने threshold for victim to be classified as a major in the case of gang rape जो है वो 16 से 18 ईयर कर दिया है। देखो गैंग रेप के केसेस में अगर विक्टिम की एज पहले 16 होती थी ना, तो वो एज ए माइनर ट्रीट किया जाता था, बट अब आज की डेट में अगर 18 भी होगी नए वाले बीएनएस के अकॉर्डिंग, तो यहां पे वहां विक्टिम जो है वो एज ए मेजर क्लासिफाइड किया जाएगा। इट इंक्रीजेस द थ्रेशोल्ड फॉर द विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज मेजर इन द केस ऑफ गैंग रेप फ्रॉम 16 टू 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। क्लियर हुआ? द बीएनएस रिमूव्स द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। देखो मैंने आपको पहले बता दिया है, सेडिशन का जो ऑफेंस है वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो 3 ये पॉइंट्स हमने देखा कि मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, असॉल्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये सब कंटिन्यू रखे गए हैं। फिर हमने देखा कि विक्टिम को क्लासिफाइड एज ए मेजर कर दिया जाएगा इन केस ऑफ गैंग रेप फ्रॉम 16 टू 18 ईयर्स ऑफ एज। पहले वो 16 था बट अब वो 18 ईयर पे कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा, और यहाँ पे विक्टिम की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, विक्टिम मतलब जिनके साथ ये ऐसा कुछ होगा, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, बट अगर होगा तो। सेक्शन 113 टेररिज्म से डील करता है बीएनएस का, जो कि यूएपीए में एज इट इज, आपको पता होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है भारत का, कौन से ईयर में आया था कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक। तो वो एज इट इज सेक्शन 113 में लिख दिया गया है, ठीक है। मॉब लिंचिंग को इंक्लूड किया गया है। अब एक और चीज है, देखो पहले क्या होता था कि आपने बहुत बार ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर बैठ गया और कहा मैं यहीं पे अपने ऊपर एसिड डाल लूंगा या मैं केरोसिन लगा के आग लगा लूंगा, मेरा काम कर दो, ये वो। तो अगर आप कोई ऐसा करेगा तो इट्स एन क्रिमिनल ऑफेंस। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी ने इस तरीके से काम करने की कोशिश करी तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। हेट स्पीच पे सीधे चीजें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट जो हैं वो न्यू आईपीसी या न्यू बीएनएस में लाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखो समय समय पे बहुत सारे वर्डिक्ट देती है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है इन इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ लॉ, तो अब उसको बीएनएस में डायरेक्टली डाल दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो पास्ट में रहे हुए हैं। फिर देखो और भी कुछ चीजें, जैसे कि इट्स प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर 2 years जेल सेंटेंस एंड फाइन फॉर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर कंसर्निंग कोर्ट प्रोसीडिंग इन रेप और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस विदाउट परमिशन। देखो बहुत बार क्या होता था, मीडिया पर्सन्स ना या फिर बहुत सारे लोग कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसकी वीडियो बन गई या फिर उसकी कोई फोटो खींच लिया, विक्टिम की फोटो खींच ली और उसको पब्लिक कर दिया। इस तरीके का कोई भी कुछ करेगा तो वो गैर कानूनी पाया जाएगा। आप कोर्ट के विदाउट परमिशन, कोर्ट के मंजूरी के बिना कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड बाहर नहीं कर सकते हो।
द रिवाइज बिल ऑल्सो इंक्लूड अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। देखो आईपीसी में कॉन्सेप्ट था पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम का, तो यहां पे उसका प्रिसाइज डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि थेफ्ट अंडर इट वुड इंक्लूड ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ड्वेलिंग हाउस, बिजनेस प्रीमिसेस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, शॉप लिफ्टिंग, थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो एटीएम होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है। तो पॉइंट ये है कि इन्होंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीजों को कवर किया है। मतलब पहले क्या होता था ना, आईपीसी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते थे जिनके बारे में मतलब एक ग्रे एरिया था, और वकील ना उनका बहुत टेक्निकलिटीज में जाके यूज करके केसों को फंसा देते थे। बट अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान दिया कि इस तरीके की चीजें नहीं रहें और प्रॉपर चीजें रहें। इसके बाद बीएनएस के अंदर जो है वो कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान दिया गया है। कम्युनिटी सर्विस का बेसिकली मतलब ये होता है ऐसे क्राइम जो छोटे हों लेवल में, उसमें अगर किसी को पनिशमेंट मिल रही है तो वो कम्युनिटी सर्विस करके भी बाहर निकल सकता है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है जैसे कि श्रमदान करवा दिया, या फिर कहीं किसी की मदद करने के लिए कहा कि आप यहां मेहनत करो, कुछ काम करो, तो वो चीज है। एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 12 कर दी है फ्रॉम 7। देखो मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि मान लो मैं 7 साल का बच्चा हूं, ठीक है, मैंने कोई क्राइम किया तो पहले मुझे पुलिस ऐसे ही छोड़ देती, कोर्ट ऐसे ही छोड़ देता कि अरे 7 साल का बच्चा, इसको क्या दिमाग है। बट अब 12 साल तक के बच्चों को एज ए नाबालिग की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर कोई ऐसा क्राइम किया है जो अच्छा खासा मतलब जिसका दुष्परिणाम ज्यादा है। प्लस कोर्ट ये जांच करेगी कि इस बच्चे की बुद्धि में ये चीज जा रही थी कि वो कर क्या रहा है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई लग रही थी, तो 12 साल तक के बच्चों को नाबालिग की तरह ट्रीट किया जा सकता है फ्रॉम 7 के जगह पे। पहले 7 साल था, अब वो 12 कर दिया गया है, ठीक है। पहले 7 तक रखते थे कि छोड़ देते थे, 12 तक छोड़ देंगे। लेकिन मैंने यहां पे एक पॉइंट बताया है आपको कि कोर्ट विल ऑल्सो डिसाइड, बातचीत कर एसेस करने की कोशिश करेगी कि बच्चे को वो चीज समझ में आ रही थी कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो पहले सेक्शन 377 आईपीसी में होता था, उसमें यही था ना, नेचुरल सेक्स अलाउड नहीं है। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, डिक्रिमिनलाइज कर दिया था इसे। लेकिन अब हमारी नई जो बीएनएस है उसमें ये प्रोविजन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। लेकिन पहले अगर किसी मैन का रेप होता था ना, तो भी इस सेक्शन का यूज होता था और मैन यहीं के अगेंस्ट में केस फाइल करते थे सेक्शन 377 के थ्रू। बट अब जब कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो मैन के अगेंस्ट में रेप के लिए नए बीएनएस के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है, ठीक। फिर देखिए बात करते हैं जो नई सीआरपीसी है, जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एक्ट है, जिसको हम बीएनएसएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएनएसएस, ठीक। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट जो है, इसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी देख लिए जाएं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एज पर द सीआरपीसी, इफ एन अक्यूज्ड हैज स्पेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिटेंशन, he must be released on personal bond. This does not apply to offense punishable by death. ठीक। The BNS adds that the provision will also not apply to offenses punishable by life imprisonment and person against whom proceedings are pending in more than one offense. अब मैं आपको समझा देता हूं है क्या। जैसे मान लो किसी बंदे के ऊपर कोई केस चल रहा है और उसके अंदर जो है ना 5 साल की सजा है अगर वो कन्विक्ट हो जाएगा, लेकिन उस बंदे ने ऑलरेडी 2.5 साल की सजा काट ली है, अभी वो केस चल ही रहा है, लेकिन तब भी उस बंदे ने 2.5 साल की सजा काट ली है। तो सीआरपीसी के तहत ना ऐसे केसेस में उस बंदे को रिहा कर दिया जाता था जब तक केस चल रहा है, अगर उसने 50% कर ली है। बट अब नए वाले लॉ के अंदर, बीएनएसएस के अंदर ऐसा नहीं है, आपको पूरी सजा काटनी पड़ेगी, जब तक केस चल रहा है चलता रहेगा। और अगर लाइफ इंप्रिजमेंट और इस तरीके के हीनियस क्राइम वाले केसेस है, इसमें तो बिल्कुल आपको 1-1 दिन की सजा काटनी है। तो ये चीज आई। इसके अलावा बीएनएसएस के अंदर ना पहले क्या होता था कि सिर्फ विक्टिम या जो कन्विक्टेड अक्यूज होते थे, इन्हीं का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता था। अब पुलिस जिसका चाहे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकती है। पुलिस का मन आया कि इस केस में ये एक्स नाम का बंदा है, ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसका मेडिकल एग्जाम करना पड़ेगा। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ध्यान दिया गया सीआरपीसी के अंदर। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रखी है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो या तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो या फिर आप उसको छोड़ दो, बाकी कोई और उपाय नहीं है। पहले क्या होता था, इसमें घुमा फिरा के बहुत सारे लूपहोल्स पुलिस निकाल के अरेस्ट कर भी लेती थी, रख भी लेती थी। बट अब क्लियर कट टाइमलाइन है। देखो लॉज तो सारे अच्छे हैं, मुद्दा पता है कहां फंसता है? मुद्दा फंसता है इंप्लीमेंटेशन में। अब ये इंप्लीमेंट करे तो ठीक है, प्लस इसको क्रॉस चेक करने के लिए भी ना सरकार को कुछ रखना चाहिए कि पुलिस जो है वो प्रॉपर फॉलो कर भी रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि जिस आदमी पे बीतती है ना, फिर वही समझता है कि भाई
लॉज तो है लेकिन यूज कहां कर पाएंगे जब तक पुलिस नहीं चाहिए। फिर देखिए, देखो जुडिशियल कस्टडी एक चीज होती है जिसमें आप 15 मतलब जुडिशियल कस्टडी किसी अक्यूज्ड की होती है, उसमें ना एक टर्म होती है पुलिस कस्टडी की, पुलिस के पास वो बंदा रह सकता था 15 दिन के लिए। तो सीआरपीसी के अंदर ना वो 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी होती थी वो एक साथ होती थी कि मतलब 15 दिन पुलिस ने लिया तो पुलिस 15 दिन रखेगी। बट अब जो 60 से 90 डेज का या 40 से 90 डेज का पीरियड रहेगा, 40 से 60 या 60 से 90 डेज का जो जुडिशियल कस्टडी का पीरियड रहेगा, इसमें पुलिस वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी टुकड़ों में भी ले सकती है। जैसे 2 दिन लिया फिर छोड़ दिया, जुडिशियल कस्टडी में दे दिया, फिर वापस से पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया। देखो जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी में मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जुडिशियल कस्टडी में वो एक पुलिस मतलब एक अलग जेल रहेगी, वहां पे बंदा रहेगा, और पुलिस कस्टडी में जो पुलिस थाना जो उस चीजों को देख रहा है वो अपने पास लेके जाएगा, वहां रखेगा। बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया, डिटेल में है लेकिन अभी अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो आप 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी मिलेगी ना वो टुकड़ों में ले सकती है पुलिस। 3 दिन लिया फिर जाके जुडिशियल कस्टडी में दे दिया, फिर 2 दिन लिया फिर जुडिशियल कस्टडी में दे दिया, इस तरीके से। द पावर टू यूज हैंडकफ्स को भी लेके बहुत कानून सख्त किया गया है बीएनएसएस के अंदर। पहले क्या होता था कि कोर्ट के अंदर जो है वो बिना हैंडकफ्स के लाना पड़ता था और बहुत सारे नियम होते थे, बट अब ये बोला गया है बीएनएसएस के द्वारा कि अगर क्रिमिनल जो है वो आपको लगता है कि नुकसान पहुंचा सकता है या बड़ा खूंखार टाइप का है, आप हैंडकफ में रखो, जहां लेके जाना है हैंडकफ में रखो, कोई राइट वाइट वाली बात नहीं है। प्रिजनर्स के अगर किसी ने क्राइम किया है तो कोई राइट वाइट नहीं है। फिर देखो जो पहले सीआरपीसी होती थी उसमें क्राइम के अंदर अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज होता था या फिर जो अक्यूज होता था उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को पुलिस जो है वो सीज कर लेती थी। लेकिन अब नए वाले बीएनएसएस के अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी सीज कर सकती है। जैसे मूवेबल में जैसे किसी की कार कर ली, बाइक कर ली, अब किसी का घर भी कर सकती है, समझ रहे हो, वो सब चीजें हैं। इसके बाद तीसरा हमारा आता है भारतीय साक्ष्य एक्ट, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता था। देखो एक चीज आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए यार किस ईयर में आया था, मेरी बात समझ रहे हो। बहुत ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी है, जो बेसिक चीजें एग्जाम्स में पूछी जा सकती है ना वो यही सब होती हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन से ईयर में था, उसको बदल के जो आया है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था तो उसको बदल के आया है भारतीय साक्ष्य बिल 2003 या भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो ये बीएस वो है ना, ये भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है, तो बीएस भी बोल सकते हैं या बीएसए जो भी है। तो भारतीय साक्ष्य एक्ट जो है आपका, उसने इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला। ये रिटेन्स करता है मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आईए इंक्लूडिंग द कन्फेशन, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ मेजर चीजें जो इसमें करी गई हैं वो देख लेते हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि बीएसबी 2 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजंस ऑफ ओरल एविडेंस को भी इंक्लूड करता है। मतलब क्या है कि भाई कोई बंदा वहां पे नहीं पहुंचा हुआ है, कोर्ट में वो गवाही देने नहीं आ सकता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस तरीके से भी उससे गवाही ली जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को बहुत प्रॉपरली तरीकों से एक्सेप्टेबल माना गया है। जैसे आपने पहले किसी की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कर ली, व्हाट्सएप चैट कर लिया। इंडियन एविडेंस एक्ट क्योंकि ब्रिटिशर्स के जमाने में था तब तो ये सब चीजें होती नहीं थी, एज को डायरेक्टली प्रोविजन नहीं होता था, वो जजेस के ऊपर होता था कि वो उसको किस तरीके से कंसीडर करने वाले हैं, बट अब प्रोविजन दे दिया है। जैसे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल्स। तो दीज आर द थिंग्स विच आर नाउ बी इंक्लूडेड इन एज ए एविडेंस अगर आपके पास है। देखो आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूं, मेल बहुत अच्छा एक सोर्स है, मेल एक बहुत अच्छा तरीका है। अभी जैसे आप लोग कॉलेज में जाओगे, अभी 12th में हो, कोई भी काम करा करो, आपके पेरेंट्स भी क्या करें, तो आप मेल इंटरचेंज करवा लिया करो। जैसे एक टेनेंट वाला ही सिंपल एग्जांपल ले लो, आप किसी के यहाँ रह रहे हो तो छोटी जगहों पे क्या होता है ना, लोग रेंट एग्रीमेंट नहीं कराते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने पापा की एक मेल आईडी बनवा के और मेल कर दो जो टेनेंट है और उससे एक्नॉलेज करवा लो। ऐसी छोटी छोटी चीजों का जो घर में एग्रीमेंट्स होते हैं बोल चाल के, वो आप मेल के थ्रू भी करवा सकते हो। इट इज अ गुड वे टू कम्युनिकेट एंड हैव एन एज द थिंग्स एज एविडेंस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर जो बीएसबी आया है इसमें किया गया है। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे करे जा सकते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे किए जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा नए वाले में नहीं है बताओ, या जैसे ये कुछ सेक्शंस हो गए तो यही पूछ लिया कि मर्डर अब किस में है ये बताओ, समझ रहे हो। ऐसे बहुत बड़ा है ये एक्ट, बहुत बड़ी है सारी चीजें, लेकिन एग्जामिनर भी बेवकूफ नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन जनरल वाली चीजों पे ही पूछेगा। अगर एक्ट पे प्रॉपर क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो जुडिशरी का पेपर हो गया ना, वो करंट अफेयर का पार्ट कैसे रह गया।
करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछेंगे ना वो ऐसी ही चीजों पे पूछेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेजर चीजें हैं, वो ये थोड़ा पूछ लेंगे कि भाई कोई ऐसा सेक्शन है जो आपने कभी मतलब ही नहीं है हम आम जनता को, वो पूछ लिया। ठीक, तो करंट अफेयर में ऐसी ही चीजें आएंगी जो नॉर्मल जनता के लिए इंपॉर्टेंट हैं और उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज इट, ये था हमारा सेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, एनएल सेट, डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट, इन कोर्सेज के डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए है। डू विजिट इट, डू वॉच द डेमो क्लास, एंड वंस यू फील लाइक enrolling, get yourself enrolled there. Someone from our team will reach to you. ठीक है, दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।